हेलो एवरीवन, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपका 10th लेक्चर है। दिस इज़ द 10th लेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आज के लेक्चर में हम फ्री कंसेंट के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, जिसमें हमने डेफिनेशन क्लॉज से स्टार्ट किया था। इसके बाद हमने प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन, ये सारे टॉपिक्स किए। इसके बाद हमने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दैट इज सेक्शन 10 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहला एसेंशियल जो हमारा था वो था द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। तो द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट में सेक्शन 11 और सेक्शन 12 ये हमने कंप्लीट किया था, जिसमें कि हमने माइनर्स अग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, अनसाउंड माइंड के बारे में पढ़ा, डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम गए हमारे सेकंड एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे, जो कि है द कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फ्री, कि उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। ऑलराइट, तो फ्री कंसेंट के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस थे हमने स्टार्ट किए थे। जैसे कि हमने सेक्शन 13 के अंदर देखा कंसेंट क्या होती है, सेक्शन 14 में देखा कि कंसेंट कब कब फ्री नहीं मानी जाती है। इसके बाद अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड का टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें कोअर्जन सेक्शन 15 में हमने देखा, अनड्यू इन्फ्लुएंस देखा हमने सेक्शन 16 में और फ्रॉड देखा हमने सेक्शन 17 के अंदर। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं सेक्शन 18, जिसमें मिसरिप्रेजेंटेशन दिया है, सेक्शन 19 एंड 19A जिसमें वॉइडेबिलिटी के बारे में बात की गई है, एंड सेक्शन 20, 21, 22 जिसमें मिस्टेक की बात की गई है। तो लेट्स स्टार्ट विथ मिसरिप्रेजेंटेशन फर्स्ट। हमने देखा कि सेक्शन 13 के अंदर डिफाइन किया गया है कंसेंट को, और सेक्शन 14 में बोला गया है कि फ्री कंसेंट क्या होती है। सेक्शन 14 में बोला गया है कि अगर कंसेंट इनमें से किसी एक में आती है तो वो फ्री नहीं होगी। किनमें से? सेक्शन 15 में जिसमें कोअर्जन दिया गया है, सेक्शन 16 में जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस दिया गया है, सेक्शन 17 में जिसमें फ्रॉड दिया गया है, सेक्शन 18 में जिसमें मिसरिप्रेजेंटेशन दिया गया है, एंड सेक्शन 20 to 22 के अंदर जिसमें मिस्टेक दिया गया है। हम ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। आज हमारे पास ये दोनों बचते हैं, तो आज के लेक्चर में हम ये भी कंप्लीट करेंगे अलॉन्ग विथ सेक्शन 19 एंड सेक्शन 19 कैपिटल ए। ऑलराइट, जो वॉइडेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो अब एक जनरल चीज मैं आपको बताती हूं कि जैसे हमने पढ़ा कि माइनर का अग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो। अगर कोई पर्सन है जो कि अनसाउंड माइंड का है और अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वॉइड होगा, वो वैलिड नहीं होगा। बट फ्री कंसेंट के अंदर वॉइड नहीं होता है, क्या होता है? वॉइडेबल। हमने सेक्शन 2 क्लॉज आई के अंदर पढ़ा था कि वॉइडेबल क्या होता है। वॉइडेबल मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट विच इज केपेबल ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड वॉइड, विच इज वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। किसी भी एक पार्टी के ऑप्शन पे, किसी भी एक पार्टी के इंस्टेंस पे एक अग्रीमेंट को, एक कॉन्ट्रैक्ट को जब हम वॉइड डिक्लेयर करा देते हैं तो वो बोला जाता है वॉइडेबल। फ्री कंसेंट के अंदर अब अगर ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बट बाद में ये होता है कि ए ने बी के ऊपर कोअर्जन एक्सरसाइज किया था, जो बी की कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी, वो कोअर्जन की वजह से दी गई थी, तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड नहीं होगा, ये क्या होगा? वॉइडेबल होगा। ये होगा वॉइडेबल। और वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे? जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, दैट इज बी के ऑप्शन पे।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है, बट अगर बी इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं कराता है तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। दैट मीन्स ये बी के ऑप्शन पे है, बी के पास इस चीज की चॉइस है, चाहे तो डिक्लेयर करा दे चाहे तो नहीं कराए, करा देता है तो वॉइड हो जाएगा, नहीं कराता है तो वैलिड रहेगा। तो ये होता है वॉइडेबल। तो फ्री कंसेंट के अंदर वॉइडेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। जब कंसेंट फ्री नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है किसके ऑप्शन पे? उस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के ऑप्शन पे जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, जिसके ऊपर कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक किया गया है। ठीक है, तो ये है वॉइडेबल। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इस पूरे कॉन्सेप्ट ये जो टॉपिक में अप्लाई हो रहा है इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि वॉइडेबल क्या होता है। ओके, तो हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया था, कोअर्जन किया था, जिसमें हमने देखा था कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को थ्रेटन करके या फिर कमिट करके कोई ऑफेंस, या फिर थ्रेटन करके कि ऑफेंस कमिट कर दूंगा, या फिर एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन करके अनलॉफुली, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन करने के अनलॉफुली डिटेन करने के लिए थ्रेटन करके किसी पर्सन को अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए इंड्यूस करता है, उसको अपनी कंसेंट देने के लिए इंड्यूस करता है, तो वो होता है कोअर्जन। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और अपनी पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज उठाता है तो वो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ऑलराइट, फ्रॉड क्या होता है? विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड समवन। जब आप किसी से कोई बात झूठ बोलते हो या कोई इंपॉर्टेंट चीज किसी से छुपाते हो या कोई ऐसा प्रॉमिस कर रहे हो जिसे फुलफिल करने का आपका इंटेंशन ही नहीं है, परफॉर्म करने का आपका इंटेंशन ही नहीं है, तो वो होता है फ्रॉड। अब हम आएंगे सेक्शन 18 पे। सेक्शन 18 हम पढ़ेंगे जो कि है मिसरिप्रेजेंटेशन। सो सेक्शन नंबर 18 के अंदर दिया गया है मिसरिप्रेजेंटेशन। ओके, अब मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसमें ये जो होता है ना, ये थोड़ा थोड़ा फ्रॉड के जैसा होता है, बट फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि फ्रॉड में इंटेंशन होती है, मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन नहीं होती है। यहां इंटेंशन होने का मतलब क्या है कि फ्रॉड में आपको पता है कि जो आप बोल रहे हो वो आप गलत बोल रहे हो और जानबूझ के सामने वाले को धोखा देने के लिए आप वो गलत चीज बोलते हो। वेयरएज मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो आप बोल रहे हो वो गलत तो है बट आपको नहीं पता है कि आप गलत बोल रहे हो। आपको ये पता है कि मैं जो बोल रही हूं वो सही है, बट एक्चुअली में वो गलत है और आपकी इंटेंशन नहीं है सामने वाले पर्सन को गलत बताना। आप खुद अनअवेयर हो इस बात से कि जो आप बोल रहे हो वो रॉन्ग है। तो ये इसमें दोनों में एक डिफरेंस होता है। यहां इंटेंशन होती है, यहां इंटेंशन नहीं होती है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको कि अगर ए जो है वो अब्रॉड जा रहा है, अब उसने बी को अपना एक एजेंट ऑथोराइज किया है कि ए ने बोला मेरी ये प्रॉपर्टी है, लैंड है, इसकी केयर करनी है बी तुम्हें जब तक मैं अब्रॉड जा रहा हूं। तो बी ने बोला ठीक है, ओके, आप जब तक अब्रॉड हो आपकी जो इंडिया में प्रॉपर्टी है इसकी केयर मैं करूंगा। ए चला जाता है, पीछे से बी जो होता है वो केयरलेस हो जाता है। वो ना ही क्रॉप्स को पानी देता है, ना ही प्रॉपर इरिगेशन करता है, ना ही मैनेज करता है प्रॉपरली, जिसकी वजह से ये जो लैंड है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब इनफर्टाइल हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है। अब ए जो है वो इंडिया वापस आता है, बी से पूछता है बी आपने मेरी लैंड की अच्छे से देखभाल करी। अब बी गॉट स्कैर्ड,
बी को लगता है कि अगर मैं इसको बोलूंगा कि नहीं मैंने नहीं करी तो मुझे मेरे सर्विसेज के चार्जेस नहीं मिलेंगे। तो बी बोलता है हाँ हाँ मैंने आपके लैंड की बहुत अच्छे से देखभाल करी है और मैंने आपके लैंड को इस तरीके से इरिगेट किया है, इस तरीके से मैनेज किया है कि अब इस लैंड में 1 मंथ के अंदर 100 kgs ऑफ राइस उग सकते हैं। ये प्रोडक्टिविटी है अब इस लैंड की। ए बहुत खुश हो गया। ए गया सी के पास। ए सी को बोलता है कि तुम मेरा लैंड खरीदोगे? मेरा जो लैंड है वो 1 मंथ के अंदर 100 kg राइस प्रोड्यूस कर सकता है। बट एक्चुअली में क्या था, यहाँ पे 0 kg भी नहीं प्रोड्यूस होगा, ये बिल्कुल खराब लैंड है। बट क्या ए को ये बात पता है? नहीं। इवन ए इज अंडर द नोशन कि ये ही सच है, क्योंकि उसे खुद को भी नहीं पता है। भले ही ए जो सी से बोल रहा है वो गलत है, बट ए को खुद को भी नहीं पता है कि वो जो बोल रहा है वो गलत है। ऑलराइट, तो यहां पे ये मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, ये फ्रॉड नहीं होगा। ऑलराइट, जो बी कर रहा है वो फ्रॉड है, बट जो ए ने बोला है वो मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड नहीं है। तो ये होता है मिसरिप्रेजेंटेशन, ये होता है मिसरिप्रेजेंटेशन जो सेक्शन 18 में दिया है। अब एक बार हम मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन और सेक्शन 18 रीड कर लेते हैं, जिससे हमें एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि मिसरिप्रेजेंटेशन होता क्या है। सेक्शन नंबर 18, misrepresentation defined. Misrepresentation means and includes the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it. जो पर्सन एक पॉजिटिव असर्शन कर रहा है और जो पर्सन वो असर्शन कर रहा है वो उसे कोई कुछ नहीं पता है कि वो गलत है, जबकि वो एक्चुअली में ट्रू नहीं है, और उस पर्सन को ये पता है कि यही सच है, उसे ये नहीं पता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत है। या फिर एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, यहां पे इंटेंट टू डिसीव नहीं है, gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice. All right, बिना इंटेंशन के जब आप किसी को मिसलीड करते हो तो वो होता है मिसरिप्रेजेंटेशन। causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement. किसी को कुछ गलत चीज बता देना, कैसी गलत चीज? सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कुछ गलत चीज बता देना, ये होता है मिसरिप्रेजेंटेशन। बट आप ये इनोसेंटली कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? इनोसेंटली कर रहे हो, तो ये होता है मिसरिप्रेजेंटेशन। ऑलराइट, सो ये था मिसरिप्रेजेंटेशन। इसमें कुछ भी इलस्ट्रेशंस वगैरह नहीं है, हम सीधा आएंगे वॉइडेबिलिटी पे। अब मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं सेक्शन 19 या 19A। अब ये बात करते हैं वॉइडेबिलिटी की। ओके, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉइडेबिलिटी 2 तरीके की होती है। एक होती है इनिशियल वॉइडेबिलिटी, एक होती है सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी। इनिशियल वॉइडेबिलिटी का मतलब है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो बिगिनिंग से ही, स्टार्टिंग से ही वॉइडेबल है, कभी वो वैलिड हुआ नहीं, वो हमेशा से एक पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल था, तो वो तो होता है इनिशियल वॉइडेबिलिटी। एक होता है सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी। सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी क्या होती है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड था, पहले वो किसी के भी ऑप्शन पे वॉइड नहीं था, पहले वो क्या था, पहले वो वैलिड था, बट सब्सिक्वेंटली किसी रीजन की वजह से बाद में वो वॉइडेबल हो जाता है, तो वो होती है सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी। इनिशियल वॉइडेबिलिटी 19 और 19A के अंदर दी गई है, वेयरएज सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी सेक्शन 39, 53, 55, 75 के अंदर दी गई है। अब ये सब क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगी, ये सब क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। ऑलराइट,
नोट्स पे चलते हैं हम। सेक्शन 19 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 19 बात करते हैं वॉइडेबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट। बिना फ्री कंसेंट के जो भी अग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइडेबल होते हैं। सो जब कंसेंट किसी भी अग्रीमेंट में या तो कोअर्जन से दी गई है या फ्रॉड से दी गई है या मिसरिप्रेजेंटेशन से दी गई है, तो वो अग्रीमेंट क्या होगा, वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो वॉइडेबल होगा। और वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे? एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, जिसके ऊपर कोअर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप पूछेंगे मैम यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए एक सेपरेट सेक्शन है जो कि है सेक्शन नंबर 19A। वो सेपरेटली अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए। तो पहले हम अनड्यू इन्फ्लुएंस को हटा के बाकी सबके बारे में पढ़ रहे हैं। So a party to a contract whose consent was caused by fraud, misrepresentation, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed and he shall be put in a position as he would have been if the representation may have been true. तो जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी वो ये भी बोल सकती है कि मुझे कोई डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे वापस उसी पोजीशन में रखो जिस पोजीशन में मैं तब होता या होती अगर ये रिप्रेजेंटेशन, अगर ये सारी चीज़ें सच होती, अगर मेरे ऊपर कोअर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया होता तो मैं जिस पोजीशन में होती मुझे उस पोजीशन में वापस रिस्टोर करो। एक्सेप्शन क्या है इसका? कंसेंट वॉज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन or by silence, fraudulence within the meaning, the contract nevertheless is not voidable if the party had the means of discovering the truth. अब अगर फ्रॉड है, पार्टी को झूठ बोला गया, अगर उस पार्टी के पास ऑप्शन था कि वो सच का पता लगा सकती थी, ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा था कि वो सच नहीं है, फिर भी उस पार्टी ने उस पर बिलीव करके कंसेंट दी, तो वो एक्सेप्शन होगा, फिर वो वॉइडेबल नहीं होगा। क्यों? फ्रॉड का मतलब है, वॉइडेबल होने का मतलब है आपको पता ही नहीं था, आपके पास मीन्स भी नहीं थे टू फाइंड आउट वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। ऑलराइट, ओके, इलस्ट्रेशन पे आएंगे। A intending to deceive B falsely represents that 500 mounds of indigo are made annually at A's factory. All right, induces B to buy the factory. ये voidable होगा at the option of B. क्यों? क्योंकि उसने falsely represent किया है, ये fraud किया है उसने उस पे। All right, next देखेंगे। A by a misrepresentation leads B erroneously to believe that 500 mounds of indigo are made annually at A's factory. B एग्जामिन करता है अकाउंट्स को फैक्ट्री के, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कोई 500 माउंड्स नहीं, सिर्फ 400 माउंड्स ऑफ इंडिगो ही बनता है एवरी ईयर। आफ्टर दिस, ये जानने के बावजूद बी फैक्ट्री खरीद लेता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको तो पहले से पता था। ठीक है। ए फ्रॉड्यूलेंटली इन्फॉर्म्स बी दैट ए का जो एस्टेट है इट इज फ्री फ्रॉम एनी अदर इनकम्बरेंस। बी उस एस्टेट को खरीद लेता है। द एस्टेट, बाद में पता लगता है कि ये एस्टेट तो ऑलरेडी मॉर्गेज में रखा गया है, तो बी या तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करा सकता है या फिर ये बोल सकता है कि इट इज बीइंग कैरिड आउट इन द मॉर्गेज डेट में बी रिडीम्ड, कि उसको उसी पोजीशन में वापस रखो। ओके, ओके। ए हैविंग डिस्कवर्ड अ वेन ऑफ ओर ऑन द एस्टेट ऑफ ए, बी ने एक और कोई माइन वगैरह ए के लैंड पे डिस्कवर कर ली, अडॉप्ट्स मीन्स टू कंसील इट, पर उसको वो छुपा देता है, और एग्जिस्टेंस ऑफ द ओर उसको ए से छुपाता है। दो एज इग्नोरेंस, थ्रू एज इग्नोरेंस बी इज इनेबल टू बाय द एस्टेट एट अंडर वैल्यू। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, क्योंकि ये क्या है, ये फ्रॉड है। A is entitled to succeed to an estate
at the death of B. B dies. C, having received intelligence of B's death, prevents the intelligence reaching A, कि A को पता ही ना लगे क्योंकि उसे प्रॉपर्टी मिलती B की डेथ पे, और induces A to sell him his interest in the estate. A को बोलता है कि उसकी B की प्रॉपर्टी में जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो मुझे सेल कर दो. तो ये सेल क्या है? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड है, यहाँ पे फ्रॉड है. ऑल राइट, तो ये है वॉइडेबिलिटी. इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 19 क्लॉज ए पे. पावर टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस. अब अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि अगर कोई कंसेंट किसी अग्रीमेंट की वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से दी गई है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसकी कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई थी. एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, इसको आप सेट असाइड कर सकते हो पूरी तरीके से, या फिर पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट, तो आप उसको वो बेनिफिट वापस देने के लिए भी बोल सकते हो. ठीक है, ओके. इलस्ट्रेशन देखेंगे. A's son has forged B's name to a promissory note. B, under threat of prosecuting A's son, obtains a bond from A for the amount of the forged note. अगर B स्यू करता है इस बॉन्ड के ऊपर तो कोर्ट जो है वो बॉन्ड को सेट असाइड कर सकता है क्योंकि इस बॉन्ड को अनड्यू इन्फ्लुएंस फॉर्ज करके बनाया गया था. A मनी लेंडर एडवांसेस 100 रुपीज टू B, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है B, एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस से B को इंड्यूस करता है कि एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करे 100 रुपए का, जबकि उसने दिए कितने? 100 रुपए, पर बॉन्ड कितने का? 200 रुपए का. इंटरेस्ट ऑफ 6%, कोई इंटरेस्ट पे नहीं दिया है ये, बट इसमें 6% इंटरेस्ट पर मंथ. कोर्ट सेट असाइड कर सकता है इस बॉन्ड को, ऑर्डरिंग B टू रीपे 100 रुपीज. जो बेनिफिट बी को इसमें मिला है वो 100 रुपए का, वो उसको लेकिन लौटाना पड़ेगा. ऑल राइट, विथ इंटरेस्ट. ओके, तो यह है इनिशियल वॉइडेबिलिटी. जब आप कंसेंट देते हो उसी समय से आपकी कंसेंट क्योंकि फ्री नहीं थी तो इनिशियली ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था. ऑल राइट, वॉइडेबिलिटी दो तरीके की होती है, इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट. इनिशियल वॉइडेबिलिटी मतलब कि जो सेक्शन 19 और 19A के अंदर दी गई है, बट सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी 39, 55, 53, 75 के अंदर दी गई है. सेक्शन 39 जो है ये एंटिसिपेटरी ब्रीच से रिगार्डिंग है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड होता है. ये अभी मैं आपको बहुत इन डेप्थ ये सेक्शंस नहीं बताऊंगी, ये 39, 53, 55, 75, क्योंकि ये हम बाद में इनके टॉपिक्स के साथ करेंगे. तो मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि क्यों हम इसको हम सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी क्यों बोलते हैं. क्योंकि एंटिसिपेटरी ब्रीच में क्या हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड है, बट बाद में उसकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन से पहले ही जो प्रोमिसर है वो किसी तरीके से उसका ब्रीच कमिट कर देता है. तो जब वो ब्रीच कमिट करता है वो तब जाके वॉइडेबल होता है, तो 39 is found in the group of sections dealing with the contract which must be performed, but it deals with a situation where it needs not to be performed. Section 39 applies to executory contract where the time of performance is not yet arrived. उसके execution से पहले ही. It presupposes a contract which is subsisting and something is yet to be performed under it. The option to the promisee to keep the contract alive implies that it is voidable. वहां पे उसके पास जो promisee है उसके पास ऑप्शन है कि वो उस एक्चुअल टाइम तक वेट भी कर सकता है और पहले ही उसको void डिक्लेयर करा सकता है. ठीक है, ऐसे ही सेक्शन 55 है. सेक्शन 55 क्या बोलता है? सेक्शन 55 बोलता है special rule in regard to performance of a promise to do a certain thing at or before a specified time. ये बात करता है time as the essence of contract की.
तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा है कि उसमें टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसको एक स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम में ही आपको परफॉर्म करना है, दैट इज द एसेंस, दैट इज द मेन थिंग। अगर आप उस टाइम के अंदर उसको परफॉर्म नहीं करते हो तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को विद इन द टाइम परफॉर्म नहीं करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली वैलिड था बट क्योंकि आपने उसको गिवन टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि वो टाइम वहां पे एसेंस था, इंपॉर्टेंट था, आपने उसको उस टाइम के अंदर परफॉर्म नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड से वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है। Party who has to do certain thing at a specified time, the contract becomes voidable at the option of the promisee of the intention of the parties was that the time should be the essence of the contract. But if it is not the intention of the parties, the time should not be the essence of the contract. It does not become voidable, but the promisee is entitled to only damages. तब वो damages के लिए होगा, वो voidable नहीं होगा। ठीक है। तो ये तो है आपकी सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी। एक होती है इनिशियल वॉइडेबिलिटी, एक होती है सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? अभी तक हमने देखा मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फिर हमने सेक्शन 19 देखा जिसमें कोअर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से क्या होता है, वॉइडेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। उसके इलस्ट्रेशंस देखे। देन सेक्शन 19A देखा जो स्पेसिफिकली बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस की, कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से अगर कोई कंसेंट ऑब्टेन हुई जा रही है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। ठीक है। और इसके हमने इलस्ट्रेशंस देखे एंड देन हमने देखा कि वॉइडेबिलिटी दो तरीके की होती है। इनिशियल वॉइडेबिलिटी जो 19 और 19A में दी गई है, सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी जो कि 39, 55, 53, 75 के अंदर दी गई है। ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करेंगे द टॉपिक ऑफ मिस्टेक। सो मिसरिप्रेजेंटेशन और वॉइडेबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है मिस्टेक। सो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फ्री कंसेंट में कौन से हमने टॉपिक्स पढ़े हैं और कौन से सेक्शन में दिया गया था। एक बार आप देख लेते हैं। पहले हमने सेक्शन 14 में पढ़ा था फ्री कंसेंट कब नहीं होती है, जब अनड्यू इन्फ्लुएंस हो। सबसे पहले कोअर्जन था, जब कोअर्जन हो सेक्शन 15 के अंदर, जब अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सेक्शन 16 के अंदर, जब फ्रॉड हो सेक्शन 17 के अंदर, जब मिसरिप्रेजेंटेशन हो सेक्शन 18 के अंदर, या फिर जब मिस्टेक हो सेक्शन 20 से लेके 22 तक। ऑलराइट, ये हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं और अभी अभी हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमने सेक्शन 19 और 19A भी देख लिया जिसमें वॉइडेबिलिटी के बारे में बात की गई है। कौन सी वॉइडेबिलिटी? इनिशियल वॉइडेबिलिटी एंड नॉट सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी, क्योंकि सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी के बारे में कहां दिया गया है? सेक्शन 39, 53, 55, 75 ये मैंने आपको बताया अभी अभी। ठीक है। और मिसरिप्रेजेंटेशन का टॉपिक अभी अभी हमने कंप्लीट किया। अब हम चलेंगे फ्री कंसेंट के हमारे आखिरी टॉपिक पे, ठीक है, जो कि है मिस्टेक। तो अब हमें स्टार्ट करना है मिस्टेक। अब मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक होती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग मिस्टेक दो तरीके की है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ।
मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक मतलब गलती। जब आपको किसी बात के बारे में कुछ गलत पता है, किस बात के बारे में, जो भी ऐसी चीज जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल है, आपने अपनी कंसेंट दी है क्योंकि आपको कुछ गलत फहमी थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर किसी मिस्टेक के बिहाफ पे, मिस्टेक के बेसिस पे आपने अपनी कंसेंट दी है, तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। अब ये मिस्टेक दो तरीके की हो सकती है, या तो आपको किसी फैक्ट के बारे में मिस्टेक थी, या फिर वो जो मिस्टेक थी वो लॉ के बारे में थी, जो लॉ आपके कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई हो रहा है उस लॉ के बारे में थी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी दो तरीके की होती है। एक होती है यूनिलैटरल, जब किसी एक पार्टी को मिस्टेक होती है, एक पार्टी को गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक पार्टी की मिस्टेक है। और एक होती है बायलैटरल, जब दोनों पार्टीज की मिस्टेक है। किसकी मिस्टेक? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जब किसी एक पार्टी को फैक्ट की मिस्टेक है तो यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जब दोनों पार्टीज को फैक्ट की मिस्टेक है तो बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ लॉ पे आएंगे। मिस्टेक ऑफ लॉ भी दो तरीके के होते हैं, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। इंडियन लॉ जो लॉ इंडिया में अप्लाई होता है उसकी अगर आपको कोई मिस्टेक है, और फॉरेन लॉ जो लॉ फॉरेन कंट्रीज मतलब अदर देन इंडिया किसी और कंट्री पे अप्लाई होता है वो होगा फॉरेन लॉ। तो अगर उसके रिगार्डिंग कोई मिस्टेक है तो वो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ होगी। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि इनका क्या क्या इफेक्ट होता है। अब अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट यूनिलैटरल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। क्या होगा? इट विल नॉट बी वॉइडेबल, ठीक है। बट अगर बायलैटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ पे। अगर मिस्टेक इंडियन लॉ की है तो इंडियन लॉ की मिस्टेक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम है जो ये बोलती है कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस ले सकते हो कि मुझे इस बारे में ये पता नहीं था, बट आप मिस्टेक ऑफ लॉ का डिफेंस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि एवरी पर्सन हु is a citizen of India, he is bound to know the law of his own land. हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडियन सिटीजन्स हैं, वी आर इंडियंस, सो इट इज आवर ड्यूटी टू नो द लॉ ऑफ आवर लैंड। हम ये नहीं बोल सकते हैं हमने किसी का खून कर दिया और जब हमें पनिशमेंट मिल रही है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि नहीं हमें नहीं पता है, हमें तो पता ही नहीं था कि इंडिया के अंदर किसी का खून करना पनिशेबल है, मर्डर इज पनिशेबल इन इंडिया, हमें तो पता ही नहीं था। क्या हम ये बोल सकते हैं? नो, बिकॉज बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी आर बाउंड टू नो द लॉ ऑफ आवर लैंड। तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ कैन नेवर बी टेकन एज एन एक्सक्यूज फॉर योर कंसेंट। ऑल राइट, तो इट इज नॉट वॉइडेबल, मतलब ये वैलिड होता है। अगर आपने मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ का एक्सक्यूज लिया है तो उसके बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड या वॉइडेबल नहीं करवा सकते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही होगा, क्योंकि मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ मिस्टेक मानी ही नहीं जाती है। अब फॉरेन लॉ, अगर मिस्टेक फॉरेन लॉ की है तो इसका इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है। अगर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ यूनिलैटरल है तो नॉट वॉइडेबल, बट अगर मिस्टेक ऑफ लॉ बायलैटरल है तो वॉइड। दैट मीन्स इसका जो इफेक्ट होता है वो बिल्कुल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के जैसा होता है, वो बिल्कुल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के जैसा होता है। तो ये है अबाउट मिस्टेक। ऑल राइट, अब एक बार हम अपने प्रोविजंस पढ़ लेते हैं नोट्स में कि इसमें क्या है। ऑल राइट, ओके, सबसे पहले सेक्शन 20। सेक्शन 20 डील्स विथ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट।
bilateral mistake of fact. Agreement void where both parties are under mistake of fact. जब दोनों पार्टीज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज करती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो अग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड होगा. ऑलराइट, जहां पे दोनों पार्टीज टू एन अग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट, देन इट विल रेंडर द अग्रीमेंट वॉइड. तो वो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अभी मैंने इस चार्ट के फॉर्म में आपको सारी चीजें समझा दी. अब इसी चीज को, अब जैसे मैं आपको सेक्शन इसमें बता देती हूँ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जो बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ये सेक्शन 20 के अंदर दिया गया है. यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 22 में दिया गया है. मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में सेक्शन 21 में दिया गया है. मतलब इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ दोनों के बारे में सेक्शन 21 में ही दिया गया है. ऑलराइट, तो ऐसे ही हम सेक्शन 20 पढ़ रहे हैं जो बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है. एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? An erroneous opinion as to the value of the thing which forms the subject matter of the agreement. अगर किसी भी सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू के रिगार्डिंग कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस्टेक थी तो वो इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं मानी जाएगी, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं मानी जाएगी. ऑलराइट, ओके, इलास्ट्रेशंस देखेंगे हम. इसके इलास्ट्रेशंस में क्या लिखा है, इलास्ट्रेशंस देखेंगे. ए अग्रीज टू सेल टू बी अ स्पेसिफिक कार्गो ऑफ गुड्स which is supposed to be on its way from England to Bombay. A ने B को एक कार्गो ऑफ गुड्स सेल करने के लिए अग्री किया और जब उसने वो अग्री किया तो वो कार्गो अपने रास्ते में था, इंग्लैंड से बॉम्बे आ रहा था. ऑलराइट, इट टर्न्स आउट दैट बिफोर द डे ऑफ द बार्गेन, मतलब ट्रांजैक्शन के दिन से पहले ही the ship or the cargo has been cast away and the goods lost. वो शिप जिसमें वो असाइनमेंट या कार्गो आ रहा था वो शिप कहीं गुम गई और उसके साथ साथ वो गुड्स भी गुम गए जिसके लिए ए ने बी को बेचने के लिए अग्री किया है. दोनों में से किसी भी पार्टी, ना ही ए ना ही बी को इसके बारे में कुछ पता था कि जिन गुड्स के बारे में हम अग्रीमेंट कर रहे हैं वो तो गुम चुके हैं. तो यहां पे द अग्रीमेंट इज वॉइड. क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों ने अपनी कंसेंट एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर दी है. तो ये क्या होगा? ये वॉइड होगा. सेकंड पे देखते हैं बी क्या बोलेगा. बी बोलता है कि ए agrees to buy from B a certain horse. A B से एक हॉर्स खरीदने के लिए अग्री करता है. It turns out that the horse was dead at the time of bargain. दोनों में से किसी भी पार्टी को ये बात पता ही नहीं थी कि जिस समय वो दोनों अग्रीमेंट कर रहे थे उस हॉर्स का, वो हॉर्स उस समय पे डेड था. ऑलराइट, ये अग्रीमेंट भी वॉइड होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टीज की मिस्टेक है. किस चीज के रिगार्डिंग है? फैक्ट्स के रिगार्डिंग है और दोनों की है. तो ये क्या होगा? ये वॉइड होगा. ऑलराइट, ए बीइंग एंटाइटल्ड टू एन एस्टेट फॉर द लाइफ ऑफ बी. बी की लाइफ के लिए ए को एक एस्टेट मिला है. ही अग्रीज टू सेल इट टू सी. और ए क्या है? वो अपना जो लाइफ एस्टेट है वो सी को सेल करने के लिए अग्री कर देता है. बी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट बट बोथ द पार्टीज वर इग्नोरेंट. दिस इज ऑल्सो वॉइड. सेम रीजन, सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल. ऑलराइट, नोट्स में क्या लिखा है एक बार वो पढ़ लेते हैं. ओके, अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट operates to invalidate a contract because true intention of the parties to make their contract on the existence of some facts turns out not to have existed at the date of agreement. Mistake of fact
कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट कर देता है, क्योंकि जो दोनों पार्टीज की ट्रू इंटेंशन है, क्या इंटेंशन है कि जिस दिन वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लोग दे विल मेक द कॉन्ट्रैक्ट इनटू एग्जिस्टेंस ऑन सम फैक्ट्स, जो कि फैक्ट्स जिनकी उनको मिस्टेक है। तो जब उनकी मिस्टेक है, वो कॉन्ट्रैक्ट, उनकी ट्रू इंटेंशन ही फुलफिल नहीं हो रही है, इसीलिए ये इनवैलिडेट कर देता है। The rule of mistake as invalidating a contract is confined to narrow limits where extreme injustice of holding one party to the contract outweighs the general principle that apparent contracts should be enforced. In the case of Bell versus Lever Brothers, it was held that if mistake operates at all, it operates as to negativate or in some cases nullify the consent. All right, वो नेगेटिवेट कर देती है कंसेंट को। जो कंसेंट मिस्टेक से दी गई है वो कंसेंट मानी ही नहीं जाएगी और वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। म्यूचुअल मिस्टेक मतलब bilateral, where a mistake prevents the parties from reaching an agreement because one party intends to contract about one thing and other party about another thing. हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो दोनों की इंटेंशन अलग अलग है, तो ये क्या हुई, म्यूचुअल मिस्टेक हुई। भाई तुम्हारी भी मिस्टेक है, मेरी भी मिस्टेक है। Here the mistake negativates the consent, यहाँ पे consent negative में चली जाती है। Common mistake क्या होती है, where both the parties are at consensus ad idem but due to some reason it becomes void। ठीक है। In the case of ITC Limited versus George Fernandez, it was held that Section 20 deals with mistake nullifying consent, where the parties agreed about the same thing in the same sense, but on the basis of assumption which is false. दोनों का कंसेंसस एड इडम तो है, मीटिंग ऑफ माइंड तो है, बट जिस बेसिस पे, जिस चीज के अकॉर्डिंग वो कंसेंट दे रहे हैं वो चीज ही गलत है, उसी चीज को रिगार्डिंग तो मिस्टेक है उनकी। ठीक है। एंड हेंस दोनों की गलती है अबाउट द मैटर ऑफ फैक्ट विच इज एसेंशियल टू द अग्रीमेंट। तो यहां पे क्या होती है, नलिफाइंग द कंसेंट, आपकी कंसेंट नलिफाई हो जाती है। Okay, unilateral mistake, mistake of only one party as to the matter of fact. So जब mistake unilateral है मतलब सिर्फ एक पार्टी की mistake है। Okay, इसके बाद स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस स्टेलर कंस्ट्रक्शंस। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस स्टेलर कंस्ट्रक्शंस में क्या बोला गया है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस स्टेलर कंस्ट्रक्शंस में ये बात बोली गई है कि a contract was enacted into for construction of road. All the preliminary inquiries, including the physical verification of the work spot, was to be undertaken by the contractor before making the offer. कि भाई पहले ही कर लो सब कुछ। Okay. Subsequently, the contractor challenged the contract on the ground that he had to bring building material from a very distant quarry, and thus the contract was void as having been mistaken. It was held that the question of mistake never arose and he was not relieved. यहाँ पे क्योंकि उसके पास पहले ही ऑप्शन था कि आप वर्क स्पॉट वगैरह सारी चीजें देख लो, ऑल राइट, ऑफर करने से पहले ही देख लो, तो इसमें मिस्टेक की तो कोई बात ही नहीं आई, यहाँ पे मिस्टेक तो है ही नहीं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, क्लैरियन लिमिटेड वर्सेस नेशनल प्रोविडेंट इंस्टीट्यूशन। क्लैरियन लिमिटेड वर्सेस नेशनल प्रोविडेंट इंस्टीट्यूशन।
it was held that a mistake must be fundamental to the contract. मिस्टेक जो होनी चाहिए वो किसी ऐसे फैक्ट के बारे में होनी चाहिए जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए, आपके कंसेंट के लिए एसेंशियल है. ऑलराइट, merely not being able to appreciate the outcome is not a mistake. तो ये कोई फंडामेंटल चीज के लिए होनी चाहिए विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर अग्रीमेंट. मिस्टेक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, अगर सब्जेक्ट मैटर जो है वो पेरिश हो चुका है या फिर अब रहा ही नहीं है और आपने उसके रिगार्डिंग कोई अग्रीमेंट कर लिया, आप दोनों को ही पता नहीं था कि वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो चुका है. जैसे कि हॉर्स, जिस हॉर्स के लिए उन्होंने अग्रीमेंट किया वो हॉर्स तो डेड था. तो क्या होगा, जब भी सब्जेक्ट मैटर के एग्जिस्टेंस के बारे में मिस्टेक होती है और दोनों पार्टीज की होती है तो अग्रीमेंट वॉइड होता है. Why? Because it is essential for the contract. It is essential for the consent, for the agreement. Okay. ITC versus George Fernandes. तो ITC versus George Fernandes में क्या बोला गया है? ITC versus George Fernandes में बोला गया है that the mistake as to the existence of a thing may render the contract void when the difference between what has been contracted for and what has been offered is so complete that is the contract was enforced in the actual circumstances which unexpectedly emerged. This would involve an obligation fundamentally different from that which the parties believed they were undertaking. ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे. मिस्टेक एज टू क्वालिटी. क्या सिर्फ क्वालिटी के रिगार्डिंग अगर मिस्टेक है तो वो मटेरियल होगी? क्या उस मिस्टेक को भी हम सेक्शन 20 की मिस्टेक या 21 की 22 की मिस्टेक में गिनेंगे? लेट्स सी. In the case of Bell versus Lever Brothers, it was held that mistake as to quality will not vitiate the contract. Will not vitiate the contract. Okay, Smith versus Hughes. In this case, the plaintiff offered to sell and exhibit a sample of oats which the defendant presumed to be old oats. They were actually new oats and unsuitable for the purpose of the defendant. It was held that a mistake as to quality is not sufficient to set aside a contract. क्वालिटी के रिगार्डिंग अगर सिर्फ क्वालिटी के रिगार्डिंग मिस्टेक है तो इट इज नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज एंड यू कैन नॉट सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मिस्टेक एज टू क्वालिटी. ऑलराइट, इसके बाद आते हैं हम मिस्टेक ऑफ लॉ पे जो सेक्शन 22 के अंदर दिया गया है. अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ विच इज इन फोर्स इन इंडिया. तो ये तो हुई इंडियन लॉ की बात. बट यहां से मिस्टेक एज टू एनी लॉ विच इज नॉट इन फोर्स इन इंडिया मतलब फॉरेन लॉ. has the same effect as mistake of fact. Same वही bilateral, unilateral, void, not voidable. Same जैसे mistake of fact का था वैसे ही mistake of foreign law का होगा. But mistake of Indian law में it is never voidable. It is always a valid contract. All right. Illustration. A and B make a contract grounded on an erroneous belief that a particular debt is barred by the Indian law of limitation. A बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा जो डेट है वो लिमिटेशन से बार्ड है, मुझे नहीं पता लिमिटेशन एक्ट के बारे में. तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज लिमिटेशन हमारे इंडिया का लॉ है. बीइंग एन इंडियन सिटीजन यू आर बाउंड टू नो द लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है. इन साबियान बीवी वर्सेस माधो लाल, erroneous belief that the widow forfeits upon remarriage the right of occupancy tenant to which she had succeeded on the death of her husband is a mistake of fact कि मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी. And the contract is not voidable though mistake may be common to both the parties.
ओके, कि मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ के बेसिस पे आप उसको वॉइडेबल नहीं करा सकते हो। सेक्शन 22 देखेंगे। सेक्शन 22 क्या बोलता है? सेक्शन 22 बात करता है यूनिलैटरल मिस्टेक की। Okay, a contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under mistake as to fact। तो सिर्फ क्योंकि किसी एक पार्टी को मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, सिर्फ इस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। ये एग्जैक्टली सारी बातें वही मैंने आपको बताई है जो मैंने आपको इस चार्ट में लिख के दी थी। ऑलराइट, सारी चीजें हमने देखी है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि है सेक्शन 23, जिसके अंदर लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात की गई है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने फ्री कंसेंट के अंदर टॉपिक्स लिखे थे वो अब हमारे सारे कंप्लीट होते हैं। हमने कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक सारे टॉपिक्स कर लिए। तो हमारा ये एसेंशियल एलिमेंट और एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होता है। एज पर सेक्शन 10 एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा हम पढ़ रहे थे कंसेंट मस्ट बी फ्री, और उसमें ये सारे पढ़ने थे। तो मिस्टेक के साथ हमारा ये सेकंड एसेंशियल भी फिनिश होता है। अब हम चलेंगे हमारे थर्ड एसेंशियल पे, जो कि है थर्ड और फोर्थ साथ में पढ़ेंगे। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट विच इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि है सेक्शन 23। बट 23 से पहले मैं आपको एक बार सेक्शन 10 का रिकैप दे देती हूँ। हमने सेक्शन 10 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, जो हमने सेक्शन 11 और 12 के अंदर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था नेक्स्ट पॉइंट, द कंसेंट मस्ट बी फ्री, सेक्शन 13 से 22 तक। ठीक है, अभी अभी हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपके अग्रीमेंट का वो लॉफुल होना चाहिए, सेक्शन 23 के अंदर दिया गया। कंसीडरेशन जो होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, ये भी सेक्शन 23 के अंदर है। और मस्ट नॉट बी declared to be void, सेक्शन 26 से 30 तक है। ठीक है,
ये दोनों हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे इसको और इसको। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेक्शन 23 के अंदर दिए गए, तो अब हम इसको डील करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं सेक्शन 23 क्या बोलता है। सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि जो आपका कंसिडरेशन होना चाहिए, जो भी आप लेन देन कर रहे हो किसी भी अग्रीमेंट के अंदर, वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये बोल रहे हो, ए ने बी से बोला कि आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज इफ यू मर्डर सी के मर्डर के लिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। तो ए की तरफ से क्या कंसिडरेशन जा रहा है? 5 लाख रुपए। बी की तरफ से क्या कंसिडरेशन आ रहा है? ए को, कि वो ए के कहने पे सी का मर्डर कर रहा है। दिस इज नॉट लॉफुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो कंसिडरेशन है 5 लाख रुपीज तो लॉफुल है, बट दूसरी तरफ से क्या आ रहा है? मर्डर इज इट लॉफुल? नो, इट इज नॉट लॉफुल, इट इज अनलॉफुल। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो टोटली प्योरली लॉफुल होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। वैसे ही सेम जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो भी लॉफुल होना चाहिए। अब अगर ए बी को बोलता है, ए और बी दोनों आपस में एक डील करते हैं किसी लैंड की, और वो दोनों डील क्यों कर रहे हैं? ताकि दोनों अपने अपने क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड कर सके। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने अपने क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करना। इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट जो है, इज इट लॉफुल? नो, फ्रॉड करना किसी को लॉफुल नहीं होता है, तो इट इज ऑल्सो अनलॉफुल। तो ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो भी लॉफुल होना चाहिए, और जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो भी लॉफुल होना चाहिए। ऑलराइट, कब कब माना जाएगा कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है? इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ है जो लॉ ने प्रोहिबिट किया है अंडर एनी सेक्शन ऑफ आईपीसी और एनी अदर एक्ट। ऑलराइट, इफ इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, किसी लॉ का कोई प्रोविजन है तो उस प्रोविजन के इंटेंशन को, उस प्रोविजन के प्रिंसिपल को अगर कोई अग्रीमेंट डिफीट कर रहा है तो उसमें कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं माना जाएगा। ऑलराइट, इफ इट इज फ्रॉड्यूलेंट, इफ इट इज फ्रॉड्यूलेंट, किसी और को डिफ्रॉड करने के लिए अगर आप कोई कंसिडरेशन कर रहे हो या ऑब्जेक्ट है आपका मेन, तो वो भी लॉफुल नहीं माना जाएगा। इफ इट कॉजेज इंजरी टू थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन को इंजरी कॉज करने के लिए अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होगी, वो ऑब्जेक्ट भी लॉफुल नहीं होगा। जैसे मैंने अभी बताया, ए ने बी को बोला मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा अगर तुम सी का मर्डर करोगे। तो सी का मर्डर करना मतलब कॉजिंग इंजरी टू दी थर्ड पर्सन, इट इज नॉट लॉफुल। इमोरल, इफ इट इज इमोरल, तो अगर आपका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट इमोरल है, अब इमोरल क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी, तो वो लॉफुल नहीं माना जाएगा। या फिर इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो भी वो लॉफुल नहीं माना जाएगा। और इन सारे केसेस में अग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट है तो अग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाएगा। ठीक है, यही है पूरी जिस्ट आपके सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। अब एक बार सेक्शन 23 को हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 23 क्या बोलता है कि व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल
एंड व्हाट नॉट। कौन से कंसिडरेशंस, कौन से ऑब्जेक्ट्स लॉफुल ऑब्जेक्ट्स होंगे और कौन से कंसिडरेशन, कौन से ऑब्जेक्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन नहीं होंगे, ये दिया गया है सेक्शन 23 के अंदर। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, अगर इनमें से किसी के अंदर भी आते हैं तो वो लॉफुल नहीं होंगे। इट इज फोरबिडन बाय लॉ या प्रोहिबिटेड बाय लॉ। या फिर इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, इट इज फ्रॉडुलेंट, इट गिव्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, थर्ड पर्सन को इंजरी दे रहे हैं या थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजरी कर रहे हैं, ठीक है। द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल or opposed to public policy. In either of these cases, the consideration or object for an agreement is said to be unlawful. And every agreement जहाँ पे agreement या object या consideration unlawful है, वो agreement void होगा। और कोई भी ऐसे agreements जिसमें consideration या object lawful नहीं है, वो agreement क्या होंगे? That will be void agreement. That will be void agreement. Okay? तो ये मैंने आपको समझा दिया है। एक बार अब हम पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे पहले है प्रोहिबिटेड बाय लॉ या फिर विच इज फोरबिडन बाय लॉ। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे लॉ में लिखा है कि कोई भी पर्सन किसी भी फीमेल को रेप नहीं कर सकता है, इट इज पनिशेबल। स्पेसिफिकली जो हमारा लॉ है, जो आईपीसी है, वो प्रोहिबिट कर रहा है किसी मैन को किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट हर कंसेंट करने के लिए। बट अगर ए बी से अग्रीमेंट करता है कि आई विल गिव यू 5 लाख अगर तुम सी का रेप कमिट करते हो, तो कमिटिंग रेप इज एक्सप्रेसली फॉरबिडन अंडर सेक्शन 375-76 ऑफ आईपीसी। तो ये आईपीसी में फॉरबिडन है, प्रोहिबिटेड है, तो इसके लिए किया गया कोई भी अग्रीमेंट वो क्या होगा? वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंसिडरेशन और जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं माना जाएगा, वो लॉफुल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अब फॉर एग्जाम्पल ए और बी जो है वो हस्बैंड और वाइफ है। बी बोलती है कि मुझे अपने लेट मी गो एंड लिव विथ माय पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती है। ये इसकी चॉइस है, ये कहीं भी रहे, ठीक है। और ये कहाँ दिया गया है कि ये उसका फ्रीडम है, ये लॉ में ही दिया गया है। बट ए क्या बोलता है कि ठीक है तुम जाके अपने पेरेंट्स के साथ रहो, बट इसके बदले में जब मैं तुम्हें अलाउ करूंगा तो मेरे अलाउ करने के बदले में तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए दो और मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा। दिस इज व्हाट? दिस डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है। प्रोविजन ऑफ लॉ क्या है? फ्रीडम। क्या है इसके पीछे आइडिया? फ्रीडम ऑफ द वुमन। ऑल राइट, तो ये उस पूरे प्रिंसिपल को डिफीट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट वो अनलॉफुल माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट भी आपका, अग्रीमेंट भी वॉइड माना जाएगा, अग्रीमेंट भी वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ इट इज फ्रॉड्यूलेंट। अब अगर ये जो अग्रीमेंट है ये फ्रॉड्यूलेंट है, मतलब ए ने बी को अपना लैंड सेल किया है, और क्यों सेल किया है? ताकि ए अपने क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड कर सके, धोखा दे सके। यहां पे कंसिडरेशन भी अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल है,
तो ये अग्रीमेंट क्या होगा, ये वॉइड होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इफ इट कॉजेज इंजरी टू एनी थर्ड पर्सन और उसकी प्रॉपर्टी। पर्सन वाला तो हमने देख लिया, ए ने बी को बोला कि तुम सी का मर्डर करो, सी को इंजरी हो रही है। ठीक है, अब अगर ए बी के साथ, बी को बोलता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपीस दूंगा अगर तुम सी के लैंड पे आग लगा देते हो, तो यहां पे क्या सी को खुद को, उसके बॉडी को कोई नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहां पे लॉस किसको हो रहा है? सी की प्रॉपर्टी को। बट स्टिल द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल एंड हेंस द अग्रीमेंट विल बी void and hence the agreement will be void। ठीक है, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात में, जो कि है कि इमोरल एंड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। सबसे पहले देखते हैं इमोरल। सी इमोरल क्या होता है, ये मॉरल का ऑपोजिट होता है। तो इमोरल पता करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉरल क्या होता है, उसका उल्टा इमोरल। मॉरल का मतलब है विच इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द सोसाइटी, विच इज वेल इन लाइन विथ द कंडक्ट ऑफ द सोसाइटी। एक जो आइडियल कंडक्ट होना चाहिए आपका टूवर्ड्स द सोसाइटी, वो आपके मॉरल्स होते हैं। आपके कुछ रूल्स हैं, आपके कुछ मॉरल्स हैं, आपका कोई कंसाइंस होता है। कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे एक्ट्स हैं, जो किसी एक्टिविटीज हैं जो किसी भी एक्ट के अंदर, किसी लॉ के अंदर पनिशेबल नहीं है, बट स्टिल वो गलत है, अनलॉफुल होता है अगर वो कंसिडरेशन में या ऑब्जेक्ट में हो। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटल मॉरल्स के अकॉर्डिंग है। इट इज अगेंस्ट द मोरालिटी, इट इज इमोरल, इट इज नॉट मॉरल टू कंडक्ट सच थिंग्स, टू डू सच एक्ट्स। तो वो क्या होगा, वो इमोरल होगा। ठीक है, एक होता है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब ये पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, क्या वैसे ही पब्लिक पॉलिसी होती है? गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है? जो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है किसी एक स्पेसिफिक ब्रांच से रिगार्डिंग, तो वो होती है गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, बट पब्लिक पॉलिसी होती है द रूल्स मेड बाय द सोसाइटी। जो रूल्स गवर्नमेंट ने नहीं बनाए हैं, ये रूल्स किसने बनाए हैं? सोसाइटी ने बनाए हैं। ये कहीं लिखे हैं? नहीं, ये कहीं नहीं लिखे हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, हमें एक रूल, सेट ऑफ पैटर्न ऑफ रूल्स समझ आ चुका है कि हाँ, सोसाइटी इसके अकॉर्डिंग ही चलती है। वो है पब्लिक पॉलिसी, सोसाइटी की पॉलिसी। अगर हम इसके अगेंस्ट जाते हैं तो मतलब है कि हम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं, और अगर हम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट करते हैं तो वो अनलॉफुल होगा एंड हेंस द अग्रीमेंट विल बी void, the agreement will be void। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी का, अगर ए बी को बोलता है कि आई विल गिव यू 5,000 रुपीज पर मंथ अगर तुम प्रोस्टिट्यूशन में एंटर हो जाते हो, तो अब प्रोस्टिट्यूशन इज इमोरल। क्या ये मॉरल है? नो। Is it as per the conduct of the society? Is it as per how the society wants us to behave or how the society expects us to behave? No. क्या ये एक ideal social behavior है? नहीं। Therefore, this is immoral and hence it will be void। ऑल राइट, तो ये है इसके सारे टर्म्स जो मैंने आपको समझाए हैं। अब एक बार हम नोट्स में चलते हैं, उसमें बहुत सारे सेक्शन, ये सेक्शन के साथ बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं, हम वो देखेंगे। सेक्शन 23 के इलस्ट्रेशंस पे आते हैं सीधा। इलस्ट्रेशन नंबर A agrees to sell his house to B for ₹10,000। ए बी को अपना घर बेचना चाहता है 10,000 रुपए में
बी का प्रॉमिस है कि वो ये जो 10,000 का अमाउंट है वो पे करेगा एज द कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस। यहाँ पे एज प्रॉमिस टू सेल हिज हाउस इन कंसिडरेशन फॉर बीज प्रॉमिस टू पे ₹10,000, तो दोनों एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हुए। तो घर बेचना और उसके बदले में 10,000 रुपए लेना, क्या इन दोनों में से कुछ भी अनलॉफुल है? क्या दोनों में से किसी का भी ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है? नहीं, तो इट इज लॉफुल, हेंस इट इज वैलिड। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा इलस्ट्रेशन क्या कहता है? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कहता है ए प्रोमिसेस टू पे बी 1,000 rupees at the end of 6 months if C, who owes that sum to B, fails to pay it. C को B को, C owes B, C B को 1,000 rupees देने के लिए लायबल है। ए क्या बोलता है? एक तरीके की गारंटी है। ए बोलता है कि अगर सी तुम्हें 1,000 रुपए नहीं देता है जो उसकी लायबिलिटी है, तो उसके फेलियर पे विद इन 6 months मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा। बी प्रोमिसेस टू ग्रांट टाइम टू सी अकॉर्डिंगली, तुम उसे 6 महीने का टाइम दे दो, मतलब तो यही हुआ। यहाँ पे प्रॉमिस ऑफ ईच पार्टी इज द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर पार्टी। यहाँ पे कंसिडरेशन है, तो ये लॉफुल है, इसमें से कुछ भी अनलॉफुल नहीं है। ना उनका ऑब्जेक्ट लॉफुल अनलॉफुल है, क्योंकि उनके कंसिडरेशन क्या है? पैसों का लेन देन, और उनका ऑब्जेक्ट क्या है कि किसी भी तरीके से बी को अपना पैसे मिल जाए, चाहे सी दे, और अगर सी नहीं दे तो विद इन 6 months ए दे देगा। तो क्या ये अनलॉफुल है? नहीं, इट इज लॉफुल। क्यों? क्योंकि ये तो गारंटी में भी होता है, तो ये अनलॉफुल नहीं है। नेक्स्ट, A promises for a certain sum paid to him by B to make good to B value of his ship if it is wrecked on a certain voyage. It is a type of insurance कि भाई अगर वोयाज के बीच में मेरी शिप को कुछ भी हो जाता है तो तुम इसकी जगह मुझे ये पे करोगे। ठीक है, यहाँ पे A's promise is consideration for B's payment and B's payment is consideration for A's promise, तो ये lawful हुआ। इंश्योरेंस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है ये। ऑलराइट, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है ये, तो ये तो वैलिड है। ऑलराइट, नेक्स्ट, A promises to maintain B's child। ठीक है, ए बोलता है बी को कि मैं तुम्हारे बच्चे को मेंटेन करूंगा। इसके रिटर्न में बी प्रॉमिस करता है कि तुम्हें हर साल 1,000 रुपए इस चीज के लिए दिए जाएंगे। यहाँ पे प्रोमिसेस जो है ये एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है और ये लॉफुल है। क्यों? क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल है। ठीक है, ए, बी और सी दे एंटर इनटू एन अग्रीमेंट फॉर division among them of gains acquired or to be acquired by fraud। फ्रॉड करके जो उनको पैसा मिलेगा ये हम आपस में बांट लेंगे। इन तीनों ने ये अग्रीमेंट किया है। क्या ये अग्रीमेंट वैलिड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फ्रॉड पे बेस्ड है। इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रॉड करना। इट इज नॉट लॉफुल, इट इज अनलॉफुल। तो ये अनलॉफुल होगा। यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है। ए प्रोमिसेस टू ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस। ए बोलता है बी को कि मैं तुम्हें गवर्नमेंट जॉब दिला दूंगा, और इसके बदले में बी बोलता है ठीक है मैं तुम्हें 1,000 रुपीज दूंगा। तो यहां पे वॉइड होगा। क्यों? इट इज unlawful. Why? Because it is against public policy. Public policy है ये। This is what? This is a kind of bribe. गवर्नमेंट जॉब के लिए आप किसी को रिश्वत दे रहे हो, ठीक है? This is what? This is against public policy. क्या सोसाइटी हमें ये करने के लिए अलाउ करती है? नहीं। This is against the implied rules of the society. Hence it is void. It is unlawful, being against public policy. A being the agent for landed proprietor
agrees for money without the knowledge of his principal to obtain for B a lease of land belonging to his principal, तो ये अग्रीमेंट वॉइड है. क्यों? क्योंकि इसमें आप फ्रॉड कर रहे हो. क्यों? क्योंकि ये बात कंसील की गई है. यहाँ पे लिखा है ना कि विदाउट हिज नॉलेज, विदाउट द नॉलेज ऑफ हिज प्रिंसिपल. यहाँ पे आपके बीच में, एक प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का वो होता है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशन होता है. ही इज कंसीलिंग इट, देयरफॉर ही इज कंसीलिंग इट. तो कंसीलमेंट हमने एक्टिव कंसीलमेंट के बारे में कहाँ देखा था? सेक्शन 17 फ्रॉड में देखा था. तो क्योंकि ये फ्रॉड कर रहे हैं इसीलिए ये अनलॉफुल होगा, ये लॉफुल नहीं होगा एंड इट विल बी void. It will be void. A promises to B to drop the prosecution which has been instituted against B for robbery. B के अगेंस्ट A ने रॉबरी का केस स्टार्ट करवाया है. A उससे प्रॉमिस करता है कि मैं अपना केस वापस ले लूंगा अगर B उसे सारी की सारी जो उसने चीजें रॉब करी है उन सबके पैसे दे दे. ये क्या है? This is void because the object is unlawful. इसका ऑब्जेक्ट क्या है? To withdraw the case. केस को वापस ले लेना. क्या ये एज पर द पब्लिक पॉलिसी है? नहीं, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी क्या कहती है कि जिसने गलत किया है उसे पनिश किया जाए. आपके पास राइट है टू रेज योर वॉइस, टू क्लेम योर राइट्स. ठीक है. क्या पब्लिक पॉलिसी कभी भी, सोसाइटी हमें कभी भी ये करने के लिए अलाउ करेगी कि किसी रॉन्ग डूअर का के अगेंस्ट आपने कुछ एक्शन लिया है आप उसको वापस ले लो, वो भी किसी पैसे के उसमें नहीं. ठीक है. ऑल्सो इट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ. प्रोविजन ऑफ लॉ क्या कहता है? अगर किसी ने रॉबरी की है तो उसको आपको पनिश करना है. आईपीसी के अंदर भी दे रखा है. तो ये जो अग्रीमेंट है ये उस पनिशमेंट के अगेंस्ट जा रहा है. तो दिस डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ ऑल्सो. ठीक है. A's estate is sold for arrears of revenue under the provision of an act of the legislature by which the defaulter is prohibited from purchasing the estate. B, upon an understanding with A, becomes the purchaser and agrees to convey the estate to A upon receiving from him the price which has to be paid. ठीक है. एग्जैक्टली इधर बात सही लिखी है कि एक लेजिस्लेचर के एक्ट, मतलब किसी एक एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर ये बात एग्जैक्टली लिखी गई है कि एक डिफॉल्टर जो है वो ओन नहीं कर सकता है, परचेज नहीं कर सकता है. यहाँ पे एक तरीके से जो बी ए है वो डिफॉल्टर है तो वो उसको वापस से रिसीव कर रहा है बी से. तो दिस इज व्हाट? दिस इज अगेंस्ट दी डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ और इट इज फोरबिडन बाय लॉ. उसके अकॉर्डिंग, उस एक्ट के अकॉर्डिंग वो एक्सप्रेसली फोरबिडन है. तो ये क्या होगा? ये जो होगा ये वॉइड होगा. व्हाई? बिकॉज it defeats the object of law, it defeats the provision of law, also it is forbidden by law. ठीक है. A, who is B's mukhtar, promises to exercise his influence as such with B in favor of C, and C promises to pay 1000 rupees to A. This is void क्योंकि ये immoral है, क्योंकि ये immoral है. Okay, next. A agrees to let her daughter to hire to B for concubinage. A B को अग्री करता है कि मैं अपनी बेटी तुम्हें एज अ कॉन्क्यूबाइन लेट कर रहा हूं, रेंट कर रहा हूं. Agreement is void because it is immoral, though letting may not be punishable under IPC. ये जो है कॉन्क्यूबाइन के फॉर्म में किसी को देना फीमेल को, ये आईपीसी के अंदर पनिशेबल नहीं है. बट सोसाइटल नॉर्म्स, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ये हमारे मॉरल्स के अकॉर्डिंग है. जो सोसाइटी हमें वैल्यूज सिखाती है, जो सोसाइटी हमें एथिक्स सिखाती है, ये उसके अकॉर्डिंग है, उसके अगेंस्ट है, हमारे मॉरल्स के अगेंस्ट है. हेंस ये इमोरल है. जितने भी सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं आप याद रखना वो हमेशा इमोरल होंगे.
किसी सेक्सुअल एक्ट के लिए अगर आप कोई अग्रीमेंट कर रहे हो वो हमेशा इमोरल होगा और इसीलिए ये जो है ये क्या होगा, ये वॉइड होगा। ये क्या होगा, ये वॉइड होगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम। इलस्ट्रेशन सारे हमने देख लिए। सो दीज आर द इलस्ट्रेशंस। एक बार नोट्स में देख लेते हैं क्या लिखा है। ओके, अब ये जो सेक्शन 23 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये इस मैक्सिम पे बेस्ड है। कौन सी मैक्सिम पे बेस्ड है? एक्स टर्पी कॉजा नॉन ओरिटर एक्शियो। इसका मतलब है फ्रॉम अ डिसऑनरेबल कॉज नो एक्शन लाइज। ओके, दिस सेक्शन is a limitation on the freedom of contracts because law will refuse to give effect to a contract on the ground of illegality. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अग्रीमेंट जिसमें ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन अनलॉफुल है, इलीगल है, तो लॉ उसको रिकॉग्निशन नहीं देगा। The word object used is not used in the same sense as consideration. यहाँ पे consideration और object दोनों same नहीं है। The word object is different from consideration. The word object means the purpose or the design, जिस purpose, जो ultimate aim है आपका ये agreement में enter होने के पीछे, वो होता है object. Whereas consideration मतलब जो action actually taken under the same section, because the grounds for their lawfulness are the same. They may also overlap in certain cases. कई cases में होता है कि object और consideration same माने जाते हैं, but generally they are different. Generally they are different. Immoral and against public policy. Immoral and against public policy. यहाँ पे immoral और against public policy का क्या मतलब है? The word immoral depends upon the standard of morality prevailing at a particular time approved by the court. अब डिपेंड करता है, ये हमेशा इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आज कोई चीज अगर मॉरल मानी जा रही है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो इमोरल मानी जाए। आज अगर कोई चीज इमोरल मानी जा रही है तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद उसे मॉरल कंसिडर किया जाए। तो इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। ओके, द वर्ड immoral point in legal usage to conduct something which the state, though disapproving them, is unable to visit with direct punishment. Immoral का मतलब है ऐसा एक्ट जो स्टेट कह रहा है, हमारी सोसाइटी कहती है गलत है, बट स्टिल समहाउ उसके लिए कोई एक्सप्रेस पनिशमेंट नहीं है। अब क्योंकि उसके लिए कोई एक्सप्रेस पनिशमेंट नहीं है, देयरफॉर वो डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ में नहीं आएगा, तो वो कहाँ आएगा? वो इमोरल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी का क्या मतलब है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन आउटसाइड द कॉमन टॉपिक ऑफ मोरालिटी। सेंट्रल इनलैंड वाटर कॉर्पोरेशन वर्सेस ब्रोजोनाथ में क्या बोला गया था कि पब्लिक पॉलिसी कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी के जैसे नहीं होती है, रादर ये एक ऐसा मैटर है जो पब्लिक गुड या पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर होता है। कोई भी ऐसी चीज जो पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती है तो माना जाता है कि वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। कोई भी ऐसा एक्ट जो पब्लिक गुड के अगेंस्ट जाता है तो माना जाता है कि वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, रिचर्डसन वर्सेस मेलिश, दिस इज अ लैंडमार्क केस। यहां पे बोरो जस्टिस ने ये वाला स्टेटमेंट दिया है कि पब्लिक पॉलिसी क्या है? ये एक अनरूली हॉर्स के जैसा है। अब एक अनरूली हॉर्स का मतलब होता है एक हॉर्स विच इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। अगर कोई बेकाबू हॉर्स है जो आपके कंट्रोल, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपने अगर एक बार आप एक अनरूली हॉर्स पे चढ़ गए और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, उसके बाद आपको नहीं पता है कि वो आपको कहाँ ले जाएगा। वैसे ही पब्लिक पॉलिसी की कोई एक पाथ, कोई एक फिक्स्ड पाथ या डेफिनेशन नहीं है।
एक बार आपने पब्लिक पॉलिसी का सहारा ले लिया, इसके बाद पब्लिक पॉलिसी आपको किसी भी एरिया के अंदर लेके जा सकती है। पब्लिक पॉलिसी किसी भी एरिया में जा सकती है, किसी भी चीज के लिए आप बोल सकते हो कि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ऐसी कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, ना ही कोई ऐसी लिस्ट है जिसमें लिखा हो कि सिर्फ यही सब चीजें अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। इसीलिए पब्लिक पॉलिसी को एक अनरूली हॉर्स के जैसे के साथ कंपेयर किया गया है। वंस यू एस्ट्राइड इट, you will never know where it will carry you. Gherulal Parak versus Mahadev Das. It was held that it is not necessary that whatever is declared void, it is forbidden by law. अब इसमें बोला गया, इसमें क्वेश्चन उठा था कि क्या हर वो अग्रीमेंट जो वॉइड होता है वो इलीगल होगा या फॉरबिडन बाय लॉ होगा या अनलॉफुल होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे अग्रीमेंट्स हैं जिन्हें वॉइड डिक्लेयर किया गया है पर वो अनलॉफुल नहीं है, बट वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है। बट हर वो अग्रीमेंट जो अनलॉफुल है वो वॉइड होगा। ठीक है, ये बात बोली गई है इसमें। A contract which is merely void and unenforceable is not necessarily forbidden by law. What is void cannot be equated with illegal or unlawful. घेरूलाल पारक वर्सेस महादेव दास। तो ये है सेक्शन 23 के बारे में, जो मैंने आपको एग्जैक्टली बहुत डिटेल में आपको एक एक वर्ड के वर्ड उसको समझाया है, प्लस हमने सारे के सारे इलस्ट्रेशंस डिस्कस किए। इसके बाद सेक्शन 24 भी इसी से रिलेटेड है, तो सेक्शन 24 को भी पढ़ेंगे हम कि अगर कोई अग्रीमेंट पार्टली अनलॉफुल है, पार्टली लॉफुल है, तो क्या होगा? तो वो पूरा का पूरा अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। अगर कोई अग्रीमेंट जो है वो अनलॉफुल है बट सिर्फ पार्ट, उसका कोई एक पार्ट है जो अनलॉफुल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आधा अनलॉफुल है आधा लॉफुल है, वो पूरा का पूरा ही वॉइड माना जाएगा। If any part of a single consideration or for one or more object or any part of any one of the several consideration for single object is unlawful, पूरा का पूरा agreement void होगा। Illustration देखेंगे, A promises to superintend on behalf of B a legal manufacture of indigo and उसी के साथ साथ एक illegal traffic in other article। तो ये तो लीगल है बट ये इलीगल है। B promises to pay A a salary of 10,000 rupees per year। अग्रीमेंट पूरा का पूरा वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो आधा लॉफुल है आधा अनलॉफुल है। ठीक है, तो इसीलिए वो पूरा का पूरा ही वॉइड हो जाएगा। सो ये था हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन के बारे में। सो हमने सेक्शन 23 देखा, सेक्शन 24 देखा, जिसमें हमने देखा जो कंसीडरेशन होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए और जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो भी लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, सो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर, जिसमें हमने फ्री कंसेंट वाला टॉपिक कंप्लीट करा, वाइंड अप किया मैंने वो आपको, जिसमें मिस रिप्रेजेंटेशन आज के लेक्चर का बता रही हूं मैं आपको, जो हमने आज पढ़ा है, वॉइडेबिलिटी और मिस्टेक। ठीक है, इसके बाद हम गए थे सेक्शन 23 लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 24 वो भी हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वो अग्रीमेंट्स पढ़ेंगे विच आर डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 26 से लेके सेक्शन 30 तक ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको क्या करना है, जो भी मैंने करवाया उसको रिवाइज करना है। हम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक के जितने भी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर टॉपिक्स किए। प्लीज आप सबको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार
सिर्फ इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, बी इट थियोरेटिकल, बी इट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इवन एमसीक्यूज भी, बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं इसमें से. सो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये. आपको इनको रिवाइज करना है. कैसे रिवाइज करना है? क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं, केस लॉज याद करने हैं, सेक्शंस रीड करने हैं आपको सारे के सारे, और इसी के साथ साथ आपको MCQs सॉल्व करने हैं. तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका पूरा रिविजन कंप्लीट हो जाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन हैव अ नाइस डे. टेक केयर. थैंक यू सो मच.